हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से कोई भी सोल्यूट मॉलिक्यूल जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार कर लेता है, ठीक है ना। तो कुछ आपके एक्टिव होते हैं, कुछ पैसिव होते हैं, वही सब चीज़ हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली इसके दो पार्ट होंगे, एक में मैं आपको पैसिव समझाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी लंबा रहेगा पैसिव भी आपका। दूसरे में मैं आपको एक्टिव पार्ट समझाऊंगा एंड तीसरा आपका होगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ऊपर, ठीक है ना। तो ये तीन पार्ट रहेंगे, दो पार्ट में आपका ट्रांसपोर्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, और इसके बाद एक मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का रहने वाला है। तो देखो कि जैसे कि आप पहले से पढ़ते हो या रहे हो, जो आपका मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो दो प्रकार से हो सकता है, या तो पैसिव हो सकता है या फिर एक्टिव हो सकता है। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका पैसिव होता है वो विदाउट पैसे यानी कि विदाउट एनी किसी भी एनर्जी के हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जबकि एक्टिव के लिए आपको अगर कोई भी सोल्यूट मॉलिक्यूल सेल के अंदर भेजना है तो यहाँ पर आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। वो एनर्जी आपकी या तो एटीपी हो सकती है या फिर ग्रेडियंट के थ्रू भी आपका हो सकता है। तो वो हम एक्टिव में बात करेंगे कि कौन कौन से हमारी एनर्जी हो सकती है, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे आगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है पैसिव के ऊपर। पैसिव के ऊपर हम कुछ बातें देखेंगे। डिफ्यूजन क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या होता है, इसके बाद कौन कौन से इसमें इसके एग्जाम्पल होते हैं, ग्लूट वगैरह हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम वन बाई वन करके चलेंगे, बट उससे पहले आपको कुछ कीवर्ड पता होने चाहिए, जैसे कि सॉल्वेंट किसको बोलते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्वेंट के बारे में बता रखा है कि सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, सोल्यूट किसको बोलते हैं, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। जो आपका घोलेगा, जिसमें कोई चीज़ घुलेगी वो कहलाती है आपकी सॉल्वेंट, जो घुलेगा वो कहलाएगा आपका सोल्यूट, एंड सॉल्वेंट एंड सोल्यूट बना करके आपका सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है ना। कंसंट्रेशन यानी कि यहाँ पर अमाउंट की बात करी जाती है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि किस तरफ मैक्सिमम है, यहाँ पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन की बात की जाती है, ठीक है ना। यानी कि एक तरफ आपका जो कंसंट्रेशन डिफरेंशिएट है उसकी बात की जाती है। इक्विलिब्रियम क्या होती है, इक्विलिब्रियम ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर जो है आपका दोनों साइड में, मान लो दो साइड है तो इक्वल मतलब बैलेंस आपका बना रहे, ठीक है ना। इसके बाद डायनेमिक क्या होता है कि कंटिन्यूस मोशन और मूवमेंट आपका डायनेमिक कहलाता है, ठीक है ना। इतनी बात पता चल गई, बहुत ही अच्छी बात है। और ये डायनेमिक नेचर किसके कारण होती है, प्रोटीन के कारण होती है, ठीक है ना। प्रोटीन के कारण डायनामिक नेचर होती है, जबकि फ्लूइडिटी नेचर किसके कारण होती है, लिपिड के कारण होती है। एक्चुअली मैंने आपको ये सब बायोकेमिस्ट्री में बता रखा है, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखो कुछ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। समझना ये पड़ेगा कि मान लो आपका अगर एक नॉर्मल सेल है, अब इस सेल के अंदर कुछ चीज़ ऐसी होंगी जो अंदर की ओर आएंगी और कुछ ऐसा होगा जो बाहर की ओर आएगा, ठीक है ना, जो बाहर की ओर आएगा। बट यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं पीएम या फिर सीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर आपका सेलुलर मेम्ब्रेन, जो कि सेलेक्टिबल होती है। कैसी होती है, सेलेक्टिबल परमेबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना। यानी कि ये डिसाइड करती है पीएम कि क्या चीज़ आपकी अंदर जानी है और क्या चीज़ बाहर आनी है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम चार्ज की, ठीक है ना, कि इस मेम्ब्रेन के ऊपर चार्ज कैसा होता है आपका। तो मैंने आपको बताया है कि सेल के अंदर आपका जो है निगेटिव चार्ज पाया जाता है। सेल के अंदर कैसा चार्ज पाया जाता है, निगेटिव चार्ज पाया जाता है, जबकि बाहर जो है पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। ऐसा क्यों, तो मैं ऐसे आपको पहले भी बता चुका हूँ। क्योंकि देखो बाहर की साइड में मान लो ये अंदर की आपकी एक सेल है, इस सेल के अंदर केवल और केवल आपका एक पोटेशियम आयन ही पाया जाता है, ठीक है ना, पोटेशियम आयन ही पाया जाता है। जबकि बाहर की अगर आप देखो, बाहर की तरफ अगर आप बात करोगे, यहाँ पर आपका सोडियम भी है, यहाँ पर आपका कैल्शियम भी है, यहाँ पर आपका फास्फोरस भी है, यहाँ पर आपका आयनिक कैल्शियम भी है। यानी कि मैं बात करूं तो बाहर की तरफ जो आपका अधिक चार्ज पाया जा रहा है, बाहर की तरफ आपका अधिक चार्ज पाया जा रहा है, जबकि अंदर की तरफ आपका केवल और केवल थोड़ा सा ही चार्ज पाया जा रहा है, वो भी पोटेशियम के रूप में, ठीक है ना। पोटेशियम के रूप में आपका चार्ज पाया जा रहा है, वो भी बहुत कम अमाउंट में, ठीक है ना। और ये पोटेशियम अंदर ही क्यों पाया जाता है, क्योंकि पोटेशियम के थ्रू हम कोई भी मैसेंजर को थ्रू आउट कर सकते हैं। यानी कि पोटेशियम हमारे सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या चीज़ आपका इंट्रासेलुलर कितना होता है एंड एक्स्ट्रा सेलुलर कितना होता है। तो यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम,
पोटेशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, ये चीज़ आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो सोडियम कितनी मात्रा में पाया जा रहा है, सोडियम का अमाउंट अगर आप बाहर की साइड में देखोगे, एक्स्ट्रा साइड में देखोगे तो 145 है, ठीक है ना, 145 मिली सॉरी मिलीमोल है यहाँ पर, ठीक है ना, 145 मिलीमोल है। जबकि अगर आप इंट्रासेलुलर देखोगे तो यहाँ पर कैसा है, केवल 5 से 15 मिलीमोल तक ही है, ठीक है ना। पोटेशियम भी इसी प्रकार से जब आप देखोगे तो पोटेशियम जो है अंदर की साइड में ज़्यादा पाया जा रहा है। पोटेशियम कहाँ पर पाया जा रहा है, अंदर की साइड में ज़्यादा पाया जा रहा है, जबकि बाहर की साइड में ये पोटेशियम कम है। इसके बाद जितने भी आपको दिख रहे होंगे, चाहे मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, हाइड्रोजन हो, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन हो, ये आपको बाहर की साइड में ज़्यादा चमकेंगे, ठीक है ना, ये आपको बाहर की साइड में ज़्यादा चमकेंगे। तो यहाँ पर आपको बस बात याद रखने वाली जो है वो एक ही बात है कि यहाँ पर जो है इंट्रासेलुलर में आपका पोटेशियम जो है ज़्यादा है। बाकी चाहे सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, हाइड्रोजन हो, क्लोराइड हो, ये सब आपके कहाँ पर हैं, ये सब आपके एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब दो टर्मिनोलॉजी आती है, एक को बोलते हैं ओस्मोसिस एंड दूसरे को बोलते हैं डिफ्यूजन। तो इनमें अंतर क्या होता है, जो आपका ओस्मोसिस होता है, ओस्मोसिस में केवल और केवल मूवमेंट होती है सॉल्वेंट की, ठीक है ना। सॉल्वेंट मतलब वाटर यानी कि कोई भी लिक्विड, ठीक है ना। यहाँ पर ओनली सॉल्वेंट पार्टिसिपेट मूव, ठीक है ना। जबकि डिफ्यूजन में क्या होता है, यहाँ पर आपका सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट दोनों की मूवमेंट होती है। बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन मूव, ठीक है ना। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है आपका डिफ्यूजन को शो करता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो ये दोनों टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। नॉर्मल इसमें ज़्यादा कुछ नहीं समझना, केवल आपको टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए कि ओस्मोसिस में केवल और केवल सॉल्वेंट को ही मूवमेंट करवा सकते हैं, जबकि डिफ्यूजन में हम सॉल्वेंट एंड सोल्यूट दोनों को डिफ्यूजन करवा सकते हैं। ये टोनिसिटी है, इस टोनिसिटी को मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ और अब तक तो आपकी याद हो जानी चाहिए थी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, तीन कंडीशन होती है हमारे पास, तीन कंडीशन होती है। एक होती है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होता है कि बाहर भी और अंदर भी जो आपका वाटर कंटेंट होता है वो नॉर्मल कंडीशन में होता है। जबकि हाइपोटोनिक में क्या होगा, जो वाटर है आपका वो अंदर की तरफ ज़्यादा जाएगा, ठीक है ना, अंदर की तरफ ज़्यादा जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका सोल्यूट का अमाउंट, यहाँ पर क्या आपका सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, आपका सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा पाया जाएगा, इसलिए वाटर जो है सोल्यूट की तरफ मूवमेंट करता है, आपको भी पता है। जबकि हाइपरटोनिक में क्या होता है, हाइपरटोनिक में सोल्यूट जो है वो आपका बाहर की तरफ ज़्यादा पाया जाएगा। सोल्यूट कहाँ की तरफ ज़्यादा पाया जाएगा, बाहर की तरफ सोल्यूट आपका ज़्यादा पाया जाएगा, इसलिए जो आपका वाटर है वो बाहर की तरफ मतलब काम करेगा, ठीक है ना, बाहर की तरफ मूवमेंट करेगा। अगर हम एनिमल सेल्स के अंदर बात करें तो नॉर्मल सेल आपका आइसोटोनिक होती है। अगर हम प्लांट सेल में बात करें तो हमारी टर्जिट सेल जो होती है वो नॉर्मल कंडीशन में पाई जाती है। अगर यहाँ पर आइसोटोनिक है प्लांट सेल में तब उसको बोलेंगे फ्लैसिड सेल, तब उसको क्या बोलेंगे, फ्लैसिड सेल बोलेंगे। एंड अगर आपकी हाइपरटोनिक मतलब हाइपरटोनिक में कोई सेल लग दी जाए तब वो वहाँ पर करेगी प्लाज्मोलाइट या फिर सिवल सेल कहलाएगी वो, ठीक है ना। इतनी बात पता चल गई, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बता चुका हूँ वैसे तो ऑलरेडी। अब आता है आपका ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है ना। ऑस्मेटिक प्रेशर को थोड़ा बहुत देख लो कि हम एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि एक यू ट्यूब की मतलब यू शेप की एक ट्यूब ली जाती है कांच की, ठीक है ना। उसमें एक सेमी परमिएबल लगा दिया जाता है, मतलब जो आपकी सेम यहाँ पर इस सेमी परमिएबल को आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो यहाँ पर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन रख दी, ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रख दी। तो अब हम क्या करेंगे, एक साइड में तो जो आपके सोल्यूट हैं, जो सोल्यूट हैं वे कम रहेंगे, एक साइड में आपके जो सोल्यूट हैं वे ज़्यादा होने वाले हैं। तो देखो मूवमेंट कहाँ पर होगा, जहाँ पर आपके सोल्यूट ज़्यादा होंगे। मूवमेंट कहाँ पर होगा, जहाँ पर आपका सोल्यूट ज़्यादा होंगे, क्योंकि सोल्यूट की तरफ जो है वाटर मूवमेंट करेगा।
अब इस मूवमेंट को ही कम करने के लिए, इस मूवमेंट को ही हम कम करने के लिए एक प्रेशर लगाते हैं, उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। वही हमारा कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये एक डायग्राम है जो कि अगर आप अपनी तरफ से देखना चाहोगे इसे तो देख लेना, काफ़ी अच्छा डायग्राम है, मैंने व्हाट्सएप पे भी आपको ये दे रखा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम ट्रांसपोर्ट पे कि किस प्रकार से आपका जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्ट हमारा दो प्रकार से हो सकता है। एक तो विदाउट एनर्जी यानी कि पैसिव होगा, अगर एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है तब उसको बोलेंगे पैसिव, अगर एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है तब उसको बोलेंगे एक्टिव, ठीक ना, तब उसको बोलेंगे एक्टिव। अब ये पैसिव भी आपका तीन प्रकार से हो सकता है, या तो आपका सिंपल डिफ्यूजन हो जाए, मतलब कि अगर मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ तो ये आपकी मतलब कि बाई लेयर है और यहाँ से डायरेक्ट विदाउट किसी प्रोटीन या फिर किसी अदर चैनल की सहायता के बिना ही अगर आपका कोई भी सोल्यूट जो है वो पार हो रहा है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मान करके चल रहा हूँ मैं, ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, ये आपका साइटोप्लाज्मिक है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर जो है मूवमेंट जो है वो फ्रीली हो रही है, मतलब यहाँ पर किसी भी चीज़ की ना तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही, ना किसी कैरियर की ज़रूरत पड़ रही, ना किसी चैनल की ज़रूरत पड़ रही, तब इसको बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन, तब इसको क्या बोलेंगे, सिंपल डिफ्यूजन। ओस्मोसिस में अभी आपको बता चुका हूँ कि ओस्मोसिस में क्या होने वाला है, ओस्मोसिस में केवल और केवल आपका सॉल्वेंट का मूवमेंट ही होगा। फैसिलिटेट डिफ्यूजन, फैसिलिटेट जैसे कि इसका नाम बता रहा है, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ फैसिलिएट करवाया जाएगा, यहाँ आपको कुछ ना कुछ फैसिलिएट करवाया जाएगा, या तो आपका चैनल प्रोटीन हो, ठीक है ना, या तो आपके चैनल बने हुए होंगे, या फिर आपका कोई भी कैरियर प्रोटीन हो, ठीक है ना, या तो फिर आपका कैरियर प्रोटीन हो सकता है, ठीक है ना। तो आप इस बात को याद रख लेना, ठीक है। तो एक बात और याद रख लेना कि चैनल हमेशा जो होते हैं आपके, चैनल याद रख लेना, चैनल हमेशा आपके पैसिव होते हैं, यानी कि यहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डिफरेंट के चैनल होते हैं हमारे पास, ठीक है ना, जैसे कि आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। कैरियर में क्या होता है, कैरियर में हमको जो है एनर्जी की ज़रूरत पड़ भी सकती है और भी नहीं भी पड़ सकते, ठीक है ना। इसलिए कैरियर आप एक्टिव में भी कैरियर देखते हो, तो अगर यहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है कैरियर में तब ये कहलाएंगे पैसिव कैरियर प्रोटीन, तब ये क्या कहलाएंगे, पैसिव प्रोटीन कैरियर, ठीक है ना। इसके बाद जब हम, अब ये तो था हमारा पैसिव, आगे हम डिटेल में देखने वाले हैं, अभी केवल मैं आपको एक ऊपर से बायोडेटा बता रहा हूँ, ठीक है ना। आगे हम अच्छे से देखेंगे इन सबको। इसके बाद अगर हम एक्टिव की बात करें तो एक्टिव आपके दो प्रकार से हो सकते हैं। एक तो बाय द हेल्प ऑफ पंप, ठीक है ना, पंप के द्वारा हो सकते हैं, यानी कि आपका कोई भी कैरियर प्रोटीन रहेगा या फिर चैनल रहेगा, ठीक है ना, कोई भी कैरियर प्रोटीन, यानी अगर मैं यहाँ पर एक पाइप जोड़ दूँ, इस पाइप को अब आप या तो कैरियर बोल लो या फिर चैनल बोल लो, और अगर इसके थ्रू आपका कोई सा भी आपका क्या हो रहा है, कोई भी सोल्यूट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, उसको बोलते हैं आपके पंप के थ्रू, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो पैसिव में क्या होता है, पैसिव में आपका होता है डाउनफील्ड, पैसिव में क्या होता है डाउनफील्ड, जबकि एक्टिव में होता है आपका अपफील्ड। ये डाउनफील्ड अपफील्ड क्या होता है मैं अभी आगे बताने वाला हूँ, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पंप जो हो सकता है या तो हमारी प्राइमरी एक्टिव प्रोटीन हो या फिर हमारी सेकेंडरी एक्टिव प्रोटीन ट्रांसफरेज हो, ठीक है ना। तो हमारा प्राइमरी एक्टिवेशन भी हो सकता है एंड सेकेंडरी एक्टिवेशन भी हो सकता है। इसके बाद अगर वेसिकल्स की बात करें, तो वेसिकल्स में हमारा दो प्रकार आते हैं, ठीक है ना। वेसिकल्स क्या होते हैं कि सेल के अंदर आपके जो है सिंगल लेयर की मेम्ब्रेन बन जाती है, उसके अंदर आपका कोई सा भी मॉलिक्यूल, या तो वो सोल्यूट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है XYZ, उसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करे, ठीक है ना। यानी कि आपके जो सेल है, सेल के अंदर कोई भी एक छोटा सा वैक्यूल बन जाएगा जो कि सिंगल लेयर का होगा, अब इसमें आप कुछ भी भर सकते हो, ठीक है ना, कोई सा भी सॉल्यूट भर सकते हो, ग्लूकोज हो, अमाइनो एसिड हो, न्यूक्लियोटाइड हो, वो सब भी आप इसमें भर सकते हो, ठीक है ना। तो या तो अब इसको आप अंदर की तरफ ले आओ, या तो अगर बाहर की तरफ कोई वैक्यूल हो तो आप इसको अंदर की तरफ लेकर के आ सकते हो, या फिर अंदर की तरफ है तो इसको आप बाहर की तरफ लेकर के जा सकते हो बाय द हेल्प ऑफ वैक्यूल, जिसको हम वेसिकल्स बोल देते हैं। तो ये दो प्रकार का होता
होता है आपका, एक तो होता है एक्सोसाइटोसिस, दूसरा होता है एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है, एक्सो जैसे कि इसका नाम बता रहा है एक्सो, एक्सो का मतलब बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है ना, एक्सो का मतलब बाहर की तरफ जाने वाला। एंडो, एंडो मतलब अंदर की तरफ आने वाला, ठीक है ना, एंडो मतलब अंदर की तरफ आने वाला। अब ये मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के हम मोस्टली पढ़ते हैं। पहला होता है आपका पिनोसाइटोसिस, दूसरा होता है आपका फैगोसाइटोसिस, तीसरा होता है आपका रिसेप्टर मेडिएटेड। पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, यहाँ पर आपका जो भी आपका कुछ भी अगर अंदर आने वाला होगा तो वो कैसा रहेगा, वो सॉल्वेंट नेचर का रहेगा, वो कैसा रहेगा, सॉल्वेंट नेचर का रहेगा। यानी कि हम इसे ड्रिंकिंग ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जब हम किसी वेसिकल में वाटर को भर देंगे, किसी भी वेसिकल में किसी लिक्विड को भर देंगे और तब उसके बाद हम उसे अंदर की तरफ खींचेंगे, तब वो कहलाएगा हमारा पिनोसाइटोसिस। बट अगर हम किसी सोल्यूट को जो है वेसिकल के थ्रू, यानी कि यहाँ पर आपका सोल्यूट भरा हुआ है और इस सोल्यूट को हमें अंदर पहुँचाना है इस वेसिकल के थ्रू, तब ये कहलाएगा आपका फैगोसाइटोसिस, ठीक है ना। आपने सुना भी होगा कि आपकी जो मैक्रोफेज सेल होती है, जो आपकी मैक्रोफेज सेल्स होती है, वो क्या करती है, आपका कोई अगर बैक्टीरिया आ रहा है या फिर कोई डेड सेल है तो उसको जो है एनगल्फ कर लेती है, उसको क्या कर लेती है, एनगल्फ कर लेती है, मतलब निगल लेती है। तो वो कंडीशन कहलाती है आपकी फैगोसाइटोसिस। इसके बाद रिसेप्टर मेडिएटेड आते हैं, जहाँ पर आपके लिगेंड रिसेप्टर की बात होती है, ठीक है ना। लिगेंड क्या होता है, लिगेंड कोई भी आपका बाहर से मॉलिक्यूल आता है, और रिसेप्टर आपका प्रेजेंट कहाँ पर होगा, रिसेप्टर आपका प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है ना। तो रिसेप्टर मेडिएटेड होता है। तो अब आपको इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है पैसिव में क्या होने वाला है, एक्टिव में क्या होने वाला है। तो अब देखो, जो मैंने आपको डाउन हिल की बात बताई थी और डाउन अप की बात बताई थी, वो देख लो कि मान लो ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, यहाँ पर अगर मैं यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करूँ, यहाँ पर मतलब मैं खड़ा हूँ ये, ठीक है ना, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, अगर मैं ऊपर की साइड में जाऊँगा तो मुझको एनर्जी लगानी पड़ेगी, मुझको क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसलिए मैं इसको बोलूँगा अप हिल, ठीक है ना, इसलिए इसको क्या बोलूँगा, अप हिल। यहाँ पर मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है, तो ये कैसा पाथवे कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा एक्टिव पाथवे। ये कैसा पाथवे कहलाएगा, हमारा एक्टिव पाथवे कहलाएगा। बट जब मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा या फिर यहाँ से मुझे नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, तब मुझे किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, तब मुझे किसी एनर्जी की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ने वाली। तो ये जो होता है यहाँ पर, ये कहलाता है डाउनफिल। ये क्या कहलाता है आपका, डाउनफिल आपका कहलाता है, ठीक है ना, ये कहलाएगा आपका तब डाउनफिल, ठीक है। और ये जो होता है, ये होता है आपका पैसिव मूवमेंट, ठीक है ना। ये कैसा होता है, पैसिव मूवमेंट आपका होता है। यानी कि अगर कहीं पर हमें एनर्जी लगाने की ज़रूरत पड़ रही थी, तब उसको बोला हमने एक्टिव। जब हमें एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, तब उसको बोला हमने पैसिव, ठीक है ना। सेम कहानी आपकी ट्रांसपोर्ट में आती है कि जो आपके सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है वो 2 प्रकार से हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। एक वो जो आपका डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाए, ठीक है ना, एक वो जो आपका अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाए। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो, अगर मैं एक बीकर बना लूँ, यहाँ पर एक मैं आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रख दूँ, यहाँ पर मैं सोल्यूट का अमाउंट जो है बहुत ही ज़्यादा कर दूँ, सोल्यूट का अमाउंट बहुत ज़्यादा कर दूँ यहाँ पर। अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन, डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा से कम की तरफ आ रहे हैं, तब इसको बोलेंगे पैसिव, तब इसको क्या बोलेंगे, पैसिव। बट हम क्या होगा, यहाँ पर अगर आपके 2-4 ही होंगे और इसके बाद यानी कि यहाँ पर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, तब हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। वो एनर्जी या तो हमारी एटीपी हो सकती है, या फिर हमारी लाइट हो सकती है, ठीक है ना, जिसको हम फोटोन बोल देते हैं, फोटोन हो सकता है, या फिर हमारी जो है इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट के थ्रू भी हमें मिलती है। अभी इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट क्या होता है हम बात करेंगे, ठीक है ना, हम आगे बात करेंगे जब हम एक्टिव में चलेंगे। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है उसको 2 भागों में बांटा गया है यहाँ पर, ठीक है। एक तो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको जो है यानी कि एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी, एटीपी एनर्जी की ज़रूरत पड़ने वाली है,
ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स आपके या तो कैरियर प्रोटीन्स हो सकते हैं, ठीक है ना, याद रख लेना कैरियर प्रोटीन होते हैं। यहाँ पर आपका ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, आयंस वगैरह इन सबको ट्रांसपोर्ट किया जाता है आपका एक्टिव, ठीक ना, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस मैं आपको बता चुका हूँ। एंडोसाइटोसिस यानी कि फूड जो है वो अपने अंदर, मतलब जो भी बैक्टीरिया वगैरह है, ये स्पेशली बैक्टीरिया में देखने को मिलती हैं, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है ना, और उसमें ही हम ज़्यादा अच्छे से इनको पढ़ते हैं। तो अगर हमारा फूड जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है तो उसको बोलेंगे हमारा एंडोसाइटोसिस, और अगर वेस्ट बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसको बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस, ठीक है ना। पैसिव में हमने देखा है कि डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन भी आपका काफ़ी प्रकार का हो सकता है, जैसे कि ओनली अगर केवल सोलवेंट आपका जो है मूवमेंट हो रहा है तो उसको ऑस्मोसिस कहेंगे। प्रोटीन में आपका कैरियर प्रोटीन हो सकते हैं एंड चैनल हो सकते हैं, ठीक है ना, चैनल हो सकते हैं ये, एंड आपका जो है कैरियर प्रोटीन हो सकते हैं। चैनल ऑलवेज, आई रिपीटेड, चैनल आपके ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। ये गेटेड हो सकते हैं, नॉन गेटेड हो सकते हैं, ठीक है ना, गेटेड, नॉन गेटेड, वोल्टेज, मैकेनिकल, इतने प्रकार के आपके चैनल हो सकते हैं। तो इस बात को आप डायरी में नोट कर लेना कि जो आपके चैनल होते हैं वे या तो आपके गेटेड हो सकते हैं, नॉन गेटेड हो सकते हैं, या फिर आपके कैसे होने वाले हैं, जब हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर चलेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। वहाँ पर आपको लिखे हुए भी मिलेंगे कि किसका क्या रोल होता है। अगर नहीं भी लिखना चाहते तो भी कोई बात तो नहीं है, ठीक है ना। बट कैरियर क्या होता है, कैरियर अगर आपका पैसिव में आ रहा है तो ये आपका जो है पैसिव, मतलब कैरियर यहाँ पर किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये वाली प्रोटीन में अगर कैरियर आ रहा है, यहाँ पर अब अगर आपका कैरियर आ रहा है तब यहाँ पर आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। तो देखो अब कुछ हम इम्परमिएबल, ये आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। ये कैसी है, आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, इम्परमिएबल नहीं होती, ये आपकी सेमी परमिएबल है, ठीक है ना। ये कैसी है, सेमी परमिएबल है। तो देखो स्टार्टिंग में हम किस प्रकार से आपका जो है क्या चीज़ जल्दी पास होगी, कौन सी चीज़ आपकी लेट पास होगी, तो वो देख लो, ठीक है ना, वो देख लो, वो देखना आपका ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग में सबसे हाई अमाउंट में पास होने वाली है आपकी, अगर कोई सी भी गैस होगी तो गैस आपकी सबसे जल्दी फास्ट होगी, मतलब गैस को कोई रोकने वाला नहीं है, चाहे O2 हो, CO2 हो, N2 हो, ये तीनों की तीनों आपकी जो है गैस के रूप में, ठीक है ना, गैस के रूप में है। और गैस बहुत जल्दी से इस सेमी परमिएबल के अंदर एंटर हो जाती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपके हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल आते हैं जो कि स्मॉल हो, ठीक है ना, जो कि कैसे हो, स्मॉल हो। इसके बाद स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल आते हैं, लाइक वाटर, ग्लिसरॉल, इथेनॉल वगैरह। फिर इसके बाद लार्जर अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल आते हैं। फिर इसके बाद लार्जर चार्ज मॉलिक्यूल आते हैं, और फिर इसके बाद आयंस आते हैं, एंड देन इसके बाद आपके न्यूक्लियोटाइड आते हैं। इसके बाद क्या आता है, आपका न्यूक्लियोटाइड आते हैं। तो याद रख लेना, यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जो आपके स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, ये फ्रीली यानी कि पैसिवली मूवमेंट कर सकते हैं। ये कैसे मूवमेंट कर सकते हैं, ये आपका पैसिवली मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, ये आपके पैसिवली मूवमेंट कर सकते हैं। बट जब यहाँ पर जो आपके लार्जर अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल या फिर आयन या फिर आपके न्यूक्लियोटाइड में आपका DNA RNA आता है, इनकी अगर हम इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना हो, ठीक है ना, तब इनके लिए हमें एक्टिव चैनल को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आयन एंड हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल कैन नॉट ईजिली पास थ्रू द हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन, ठीक है ना। यहाँ पर थ्रू नहीं, यहाँ पर कंपेयर होना चाहिए था, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, आपका कंपेयर होना चाहिए था, कंपेयर द हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन। यानी कि देखो हमें पता है जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका नेचर कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। तो लाइक्स डिजोल्व लाइक्स, आपने पढ़ा होगा, लाइक्स डिजोल्व्स लाइक्स, ठीक है ना, लाइक्स डिजोल्व्स लाइक्स, यानी कि हाइड्रोफोबिक है तो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल आपके आराम से पास हो जाएंगे। बट आपका जो कि आयन क्या होते हैं, आयन के ऊपर आपके चार्ज होते हैं, आयन के ऊपर क्या होगा,
चार्ज होगा, और जो हाइड्रोफिलिक है उनके ऊपर भी क्या होता है आपका चार्ज होता है। यानी कि आपका हाइड्रोफिलिक और आयन ईजिली पास नहीं होते। इन दोनों को पास करने के लिए हमें किसी ना किसी एक्टिव पाथवे की हेल्प लेनी पड़ती है, यानी कि हमें एनर्जी की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी, ठीक है ना, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद स्मॉल एंड हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल कैन मस्ट नोन एज लिस्ट, यहाँ पर देखो लिस्ट दी गई है, जो आपके परमिएबल है उन वे आराम से मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जो आपकी इम्परमिएबल है वे आपके ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। तो अब बढ़ लेते हैं थोड़ा और आगे। सेम वही पीछे वाला डायग्राम है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज ए सेमी परमिएबल की तरह काम करती है, यानी कि सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। जितने भी आपके स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वे ईजिली पास हो जाते हैं, और इसके बाद स्मॉल अनचार्ज मॉलिक्यूल लाइक वाटर हो गया, आपका इथेनॉल हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, ये भी आपके ईजिली पास हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सबसे जल्दी पास आपका स्मॉल हाइड्रोफोबिक होगा, उसके बाद आपका जो है आपका स्मॉल अनचार्ज होगा, उसके बाद अगर होता है किसी के थ्रू, यानी कि अगर मैं यहाँ पर मतलब बात करूँ कि 1 सेकंड में कितने मॉलिक्यूल्स आपके पार हो रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपके होंगे स्मॉल हाइड्रोफोबिक के, देन स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स के, उसके बाद होंगे आपके ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह, एंड सबसे लास्ट में आपके हाइड्रोजन मतलब जो आयंस होते हैं वे आपके पास होने वाले हैं, ठीक है ना, वे आपके पास होने वाले हैं। तो देखो अब आगे चलते हैं। अब आपके फैक्टर क्या होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में मतलब हेल्प करते हैं या फिर जो भी इफेक्ट डालते हैं। तो जितनी ज़्यादा हाइड्रोफोबिसिटी यानी कि जो सोल्यूट है आपका वो जितना ज़्यादा हाइड्रोफोबिक होगा उतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट वो कर सकता है, ठीक ना, उतना तेज़ी से उतना ही फास्ट ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ठीक ना, उतना ही तेज़ी से ट्रांसपोर्ट कर सकता है। और सोल्यूट का जितना लो साइज रहेगा वो उतनी तेज़ी से फास्ट आपका जो है मूवमेंट कर सकता है, यानी कि आपका ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इसके बाद अगर टेम्परेचर हाई आता है तब भी आपका क्या होने वाला है, फास्ट ट्रांसपोर्ट होगा, यानी कि आप जितना भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन आपको उतना ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन मतलब गैस कर सकता है, उसके बाद नॉन पोलर, देन पोलर अनचार्ज, देन चार्ज आयन, और सबसे लास्ट में न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना, सबसे लास्ट में न्यूक्लियोटाइड। इसको आप याद रख लेना। इसके बाद कुछ गैसेज होती है, गैसेज जैसे कि सबसे पहले N2O2, देन उसके बाद CO2, यानी कि सबसे ज़्यादा जो हाईली ट्रांसपोर्टेबल आपका कैरेक्टर रखती है वो रहा है N2, उसके बाद O2, फिर आपका CO2, ठीक है ना, CO2। अगर मैं यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड रख दूँ तो वो इससे पहले आ जाएगी, मतलब CO2 से पहले कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगी, फिर आपका अमोनिया, फिर आपका वाटर, देन यूरिया, ठीक है ना, यूरिया, उसके बाद आपका ग्लूकोज, ठीक है ना, उसके बाद क्या आने वाला है, ग्लूकोज आने वाला है। तो आप इसको भी याद रख लेना। अब देखो यहाँ पर मैं अगर आपको कुछ और समझाने की बात करूँ तो देखो यहाँ पर जो आपका डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन अब किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। डिफ्यूजन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये या तो डायरेक्टली अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर जितना इंक्रीज होगा डिफ्यूजन आपका उतना बढ़ने वाला है। साइज आपका जितना कम रहेगा आपका जो है डिफ्यूजन उतना तेज रहेगा। इसके बाद अगर आपका हाइड्रोफोबिसिटी ज़्यादा है, ठीक है ना, आपकी हाइड्रोफोबिसिटी ज़्यादा है किसी भी सोल्यूट की, मैं यहाँ पर इसको एक सेकेंड, जिस मॉलिक्यूल की हाइड्रोफोबिसिटी जितनी ज़्यादा है वो वहाँ पर क्या करेगा, उसका डिफ्यूजन उतना ज़्यादा होने वाला है, ठीक है ना। तो तीनों के तीनों को आपको याद रखना है। फोबिसिटी यानी कि हाइड्रोफोबिक नेचर, ठीक है ना, हाइड्रोफोबिक नेचर। तो ये चीज़ मत भूलना। अगर आपने इसको याद रख लिया
तो समझ लो आपने सब चीज़ याद रख लिया, आपने सब चीज़ याद रख लिया, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं और आगे, ठीक है। तो क्योंकि हमें देखो सिलेबस आपका कंप्लीट करवाना है और जो जितना मैं बता रहा हूँ उससे बाहर नहीं आता है। अगर आप चाहोगे कि मतलब मुझे जो है कहीं और से जा कर के पढ़ लूँ मैं, तो इससे ज़्यादा बाहर नहीं आता जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो सिंपल डिफ्यूजन में हमने क्या बात की कि यहाँ पर आपको किसी भी ना तो चैनल की ज़रूरत पड़ने वाली है, ना ही आपको किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ना ही यहाँ पर आपको किसी भी कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ने वाली है। यानी कि यहाँ पर आप डायरेक्ट जो है आपका जो भी सॉल्यूट है वे डायरेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है ना। एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है ना। डिफ्यूज हो सकते हैं, डिफ्यूज पार्टिकल्स। इसके बाद फैसिलिएट में क्या होता है, फैसिलिएट में या तो आपके पास चैनल होना चाहिए कोई भी, ठीक है ना, या तो आपके पास चैनल होना चाहिए या फिर आपके पास कोई भी कैरियर प्रोटीन होनी चाहिए, ठीक है ना। या तो आपके पास चैनल हो या फिर कैरियर प्रोटीन हो। चैनल आपके ऑलवेज, चाहे कोई सा भी चैनल हो, एक्वापोरिन चैनल हो, पोरिन चैनल हो, ये चैनल आपके ऑलवेज पैसिव रहेंगे। यहाँ पर आपको एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है ना। जबकि जो आपके कैरियर होते हैं ये आपके पैसिव भी हो सकते हैं एंड ये आपके एक्टिव भी हो सकते हैं। सिंपल डिफ्यूजन देखो, सिंपल डिफ्यूजन वही है, यहाँ पर किसी भी आपके ना चैनल की ज़रूरत है, यहाँ पर ना ही आपके किसकी ज़रूरत है, ना ही यहाँ पर आपको प्रोटीन की ज़रूरत है। इस सिंपल डिफ्यूजन को ही समझाने के लिए फिक्स भाई साहब आ गए थे। इन्होंने एक लॉ दे दिया अपने नाम से जिसको बोला फिक्स। इन्होंने कहा जे बराबर माइनस के डी डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एक्स। जे क्या है, जे यहाँ पर फ्लक्स है, जे क्या है, फ्लक्स है। माइनस चार्ज मतलब डी यहाँ पर क्या है, डी डिफ्यूजन कोफिशिएंट है। एंड डेल्टा साई क्या है, चेंज इन द कंसंट्रेशन इन द पार्टिकल्स, ठीक है ना। डी एक्स क्या है, चेंज इन द पोजीशन, ठीक है ना। तो ज़्यादा इतनी रटने वाली बात नहीं है, ना ही से इतना याद करने वाली बात है, मैं केवल आपके लिए ले आया था। फिक्स भाई सब फिक्स ने क्या बताया था वो देख लो, वो इम्पोर्टेंट है कि अगर जितनी आपकी अगर मैं यहाँ पर आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रखूँ, यहाँ पर मैं आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रखूँ एंड इधर आपका मैं डिफ्यूजन रखूँ, इधर मैं आपका डिफ्यूजन रखूँ, तो फिक्स भाई साहब ने कहा था कि जितनी आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे उतना आपका डिफ्यूजन बढ़ता जाएगा। यानी कि उतना जो है ट्रांस मेम्ब्रेन पे जो है आपका मतलब कोई भी सॉल्यूट उतना ज़्यादा ट्रांसफ़र होता चला जाएगा। तो इन्होंने इस टाइप का आपका जो है वो क्या दिया था, इस टाइप की स्ट्रक्चर दी थी, ठीक है ना। तो आपको ये स्ट्रक्चर याद रखनी है एंड ये फॉर्मूला याद रखना है बस। इसके अलावा आपको और कुछ याद नहीं रखना है। देखो यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन में क्या है, अगर मैं यहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूजन रख रहा हूँ, यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रख रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो है लाइन आपको सीधी मिल रही होगी इन बिटवीन। यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जितनी बढ़ाते जाओगे डिफ्यूजन आपका उतना ज़्यादा होता चला जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद दूसरे नंबर का फैसिलिएट आता है। फैसिलिएटेट में क्या होता है, अब हमारे पास दो चीज़ से फैसिलिएट कर सकते हैं, एक तो हमारे पास चैनल है, एंड दूसरा हमारे पास कैरियर है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, कैरियर है। तो यहाँ पर चैनल की कुछ कैपेसिटी होती है, कैरियर की भी कैपेसिटी होती है। एक टाइम ऐसा आता है कि चैनल आपका फुल्ली जो है मतलब भर जाता है चैनल, यानी कि ये पाइप मान कर चलो, जब आप इसमें से किसी चीज़ को पास कराओगे तो ये चैनल आपका भर जाएगा। इसी प्रकार से सेम जो आपका कैरियर होता है वो भी अगर आप पास करवाओगे तो वो भर जाएगा। यानी कि इसकी एक कैपेसिटी है, इसकी क्या है, कैपेसिटी है। यानी कि ये अपने बी मैक्स पे पहुंच जाता है। एक बार अगर आपने जैसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ाई तो एक हद तक तो ये आपका बढ़ेगा, ठीक है ना। सेम जैसे कि हमने माइकलिस मेंशन में देखा था, एक हद तक ये बढ़ेगा। इसके बाद आप कितनी भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ाते रहो, इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो इसलिए जो इसका जो हमें डायग्राम मिलता है वो इस प्रकार से हाइपरबोलिक मिलता है। दोनों के जो डायग्राम है वो याद रखने की कोशिश कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में हम देख लेते हैं कुछ और। तो मैंने आपको बताया जो सिंपल होता है, सिंपल में हमें किसी चैनल की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी कैरियर की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि हमें फैसिलिटेटेड में चैनल की ज़रूरत पड़ेगी या फिर किसी कैरियर की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। अगर चैनल है तो चैनल हमारा एक्वापोरिन हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि एक्वापोरिन में हमारा वाटर चैनल जिसमें हमारा वाटर पास हो, एक्वा का मतलब होता है वाटर,
पोरीन, पोरीन का मतलब होता है छेद, ठीक है ना। तो इसका मतलब समझो आप, एक्वापोरीन मतलब वाटर। और केवल वाटर ही नहीं, आपका CO2 भी इसमें पास हो सकता है, याद रख लेना, ये पूछा जा चुका है। CO2 भी पास हो सकता है, अमोनिया भी पास हो सकता है, NH3 जिसको बोलते हैं। इसके बाद हमारा ग्लिसरॉल भी पास हो सकता है, ठीक है ना। तो इस एक्वापोरीन से हमारे ये चीज़ भी पास हो सकते हैं। केवल और केवल वाटर ही पास नहीं होगा, हमारे जो है CO2 भी पास हो सकते हैं, अमोनिया भी पास हो सकता है, एंड ग्लिसरॉल भी पास हो सकता है। फिर इसके बाद लिगेंड गेटेड चैनल आते हैं। लिगेंड गेटेड का मतलब क्या होता है कि आपको कोई भी लिगेंड बाहर से आएगा और वो जो है डायरेक्ट आकर के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखो, ये लिगेंड गेटेड का दिखा रखा है आपका, कि कोई भी आपका लिगेंड गेटेड आया, ठीक है। सॉरी, अभी अभी खाना खाया है ना मैंने, खाना खाने के बाद आपकी क्लास करा रहा हूँ, तो होता है कभी कभी, ठीक है। तो आपके लिगेंड गेटेड हो सकते हैं या फिर वोल्टेज गेटेड हो सकते हैं। वोल्टेज गेटेड यानी कि जहाँ पर आपका चार्ज का डिफरेंस आ जाए, ठीक है ना, चार्ज के थ्रू आपका जो है ट्रांसपोर्ट हो, ठीक है ना। यानी कि बाहर की तरफ माइनस चार्ज था और कोई पार्टिकल आया जिस पर चार्ज पॉजिटिव था, तो ये इसके अंदर जो है जाने की कोशिश करेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। इसके बाद कैरियर होते हैं। तो कैरियर आपके ये तीनों के तीनों मैंने यहाँ पर पॉजिटिव वाले रख रखे हैं। तो आपको केवल ये देखना है कि जो आपके कैरियर हो सकते हैं वे यूनिपोर्ट भी हो सकते हैं, सिम्पोर्ट भी, एंटीपोर्ट भी। यूनिपोर्ट क्या होते हैं कि मान लो आपकी एक ही साइड में आपका जो है कोई भी सोल्यूट जा सके। सिम्पोर्ट, सिम्पोर्ट मतलब सिम मतलब आपका जो है डुअल नेचर रखने वाला, ठीक है ना। सिम मतलब डुअल नेचर, जो भी आपके दो मॉलिक्यूल हैं वे एक साथ आपकी अंदर की ओर जाएंगे। एंटीपोर्ट में क्या होगा, एक आपका बाहर जाएगा, एक आपका अंदर आ जाएगा। ये तीनों के तीनों कैसे हैं, ये एक्टिव रख रखे हैं मैंने, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर तो आपने फैसिलिटेट तो हमें मतलब जो है मतलब पैसिव बता रखा है। तो कुछ कैरियर ऐसे होते हैं जो कि आपके कैसे होते हैं, जो कि आपकी मतलब इनका यूज नहीं करते, यानी कि यहाँ पर जो है वे किसका यूज नहीं करेंगे, ATP का यूज नहीं करेंगे। तो चलो देखेंगे हम कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर एक्वापोरीन को जब आप देखोगे तो एक्वापोरीन में आप ये समझो कि एक्वापोरीन जो होता है आपके 6 मेम्ब्रेन पास होते हैं, ठीक है ना। इसमें कितने होते हैं, 6 मेम्ब्रेन पास होते हैं। अब आप देखो एक्वापोरीन को जब यहाँ पर दिखाओगे तो ये आपका एक चैनल है, ठीक है ना। ये क्या है, ये आपका चैनल है जहाँ से आपका क्या होने वाला है, वाटर पास होने वाला है। यहाँ से वाटर पास होगा और ये चैनल में यहाँ पर कितने पास हो रहे हैं, तो चैनल में आपके 6 पास हो रहे हैं, ठीक है ना। चैनल में आपके 6 ट्रांस मेम्ब्रेन पास से बन रहा है ये, और इसको स्टेबलाइज किया जाता है NPA से। NPA का मतलब क्या होता है, यहाँ पर NPA का मतलब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। NPA का मतलब, N का मतलब होता है एस्परजिनीन, ASN, ठीक है ना, ASN, इसको बोलेंगे एस्परजिनीन। ये अमाइनो एसिड है। P4 आपका प्रोलीन आ जाएगा, P4 क्या आ जाएगा आपका, प्रोलीन आ जाएगा यहाँ पर, प्रोलीन, ठीक है ना, प्रोलीन। A4 आपका एनालीन आ जाएगा, A4 क्या आ जाएगा, एनालीन आ जाएगा, ठीक है ना, एनालीन आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपको पता चला जो आपका एक्वापोरीन होता है, एक्वापोरीन आपका जो है वो 6 मेम्ब्रेन, 6 ट्रांस मेम्ब्रेन का मिलकर के बना हुआ होता है। NPA के थ्रू ये स्टेबलाइज होता है, ठीक है ना, स्टेबलाइज होता है। और इसके बाद याद रख लेना ACE जो आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि ये AC पार्ट कहाँ पर होता है, ACE, यहाँ पर ACE पार्ट आपका एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ है, जबकि आपका VND कहाँ पर आपका साइटोसोलिक की तरफ है, ठीक है ना। V आपका साइटोसोलिक की तरफ है, और इसका N एंड C टर्मिनल भी कहाँ पर है, साइटोसोलिक के अंदर आपका पाया जाता है। थ्योरी मैंने यहाँ पर नहीं लिखी, थ्योरी में यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इसको चाहे दोबारा देख लेना और यहीं पर इसको याद रखने की कोशिश कर लेना। NPA मतलब आपके अमाइनो एसिड है, एस्परजिनीन, एंड आपका P4 प्रोलीन, एंड A4 आपका एनिलीन, ठीक है ना। यहाँ पर और अच्छे से दिखा रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक्वापोरीन समझ सकते हो। अब ये एक्वापोरीन आपके काफ़ी सारे टाइप के होते हैं, ऑलमोस्ट 13 टाइप के एक्वापोरीन पाए जाते हैं। कितने टाइप के, 13 टाइप के एक्वापोरीन पाए जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपके AQP एक्वापोरीन है, ये अलग अलग जगह आपके अलग अलग एक्वापोरीन पाए जाते हैं। जिसकी एक्वापोरीन 0, जिसको हमने एक्वापोरीन 0 नाम दिया, ये आपके आइलैंड्स में पाए जाते हैं, ठीक है ना। कहाँ पर पाया जाता है,
आई लेंस में पाया जाता है। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इसके बाद एक्वापोरिन 1 होता है जो कि आपका ब्रेन में पाया जाता है, ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, आई में, किडनी में, इरेथ्रोसाइट्स में, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, वैस्कुलर स्मूथ मसल में। सेकंड आपका किडनी कलेक्टिव डक्ट, ठीक है ना। सेकंड कहाँ पर पाया जाता है? किडनी कलेक्टिव डक्ट। ये आपसे पूछा जाता है, ये आपसे पूछा जाता है अगर आपके शरीर के अंदर आपकी सेल में एक्वापोरिन 2 चैनल नहीं है, एक्वापोरिन 2 चैनल नहीं है, तो आपको क्या होगा, आपके शरीर के अंदर ADH की मात्रा बढ़ने लगेगी। अब ये ADH क्या होता है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स, ठीक है ना। ये एक प्रकार का हार्मोन्स होता है ADH। डायरी में अपनी नोट कर लो कि ADH मतलब एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स, ठीक है। और जब इसकी अधिकता होने लगेगी, जब इसकी मात्रा बढ़ेगी, तो आपको क्या होगा? आपको एक बीमारी होगी जिसको बोलते हैं आपका डायबिटीज। वो भी डायबिटीज कौन सी वाली? इंसिपिडियस डायबिटीज आपको होती है। इंसिपिडियस डायबिटीज में क्या होता है कि सेम ये डायबिटीज के समान होती है। यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी किडनी सेल्स होती हैं वहाँ पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, यानी कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। इस वजह से जिनको भी फ्रिक्वेंटली यूरिन की समस्या होती है, यानी कि 1 घंटे में 2 बार टॉयलेट जा रहे हैं, 1 घंटे में 3 बार टॉयलेट जा रहे हैं, या फिर दिन भर उनका जो है समय टॉयलेट में गुजर रहा है, तो उन पेशेंटों में आपकी एक्वापोरिन 2 की ही कमी होती है, ठीक है ना। इसकी वजह से क्या होता है, जो ADH हार्मोन्स होता है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स, वो बढ़ जाता है, जिससे बीमारी हो जाती है इंसिपिडियस डायबिटीज़, ठीक है ना। इंसिपिडियस डायबिटीज़। अगर ये बीमारी आप में से किसी को फ्रिक्वेंटली यूरिन आता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ADH को कम करने के लिए बाहर से इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है ना। ये नॉर्मल, ये एक्चुअली मैं तो ये कहूँगा कि 60%, ठीक है ना। समय के साथ ये एक्वापोरिन 2 गायब होता रहता है, ठीक है ना। समय के साथ एक्वापोरिन 2 गायब होता रहता है सभी के अंदर, और 60% जो होता है ये कमी होती है, ठीक है ना। ये जो है जितने भी इंसान पाए जा रहे हैं उनमें 60% में ये कमी होती है। तो एक्वापोरिन 2 को समझ लेना, ठीक है ना। ये एक्वापोरिन 2 जो होता है 12 पास का होता है, ठीक है ना। कितने पास का होता है? 12 पास का होता है, ठीक है ना। एक्वापोरिन 12 पास का होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं आगे। अब कुछ दे रखे हैं कि इनके फंक्शन क्या होते हैं, जैसे एक्वापोरिन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी दे रखे हैं, इनका देख लेना ही अपने हिसाब से, ठीक है ना। कौन सा किस प्रकार का कैंसर कर रहा है, कौन सा किस, अगर एक्वापोरिन 1 है, इसमें कुछ एरर आ जाए, ये ब्रेन, ब्रेस्ट, आपके दोनों प्रकार के कैंसर कर सकता है, ठीक है ना। तो क्योंकि देखो ये जो एक्वापोरिन आपकी हर सेल पे पाए जाएंगे, एवरी सेल हैव ए एक्वापोरिन चैनल, ठीक है ना। एक्वापोरिन चैनल आपकी हर एक सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर हम कैरियर, पैसिव कैरियर, अभी तक ये जो हमने पढ़ाई ये था आपका चैनल के बारे में, और ये क्या होता है, यहाँ पर किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम देख लेते हैं पैसिव कैरियर के बारे में, जहाँ पर हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर आता है आपका ग्लूट सिस्टम। यहाँ पर क्या आता है? ग्लूट सिस्टम आपका आता है। तो याद रख लेना, ग्लूट भी आपका 13 प्रकार का होता है, ठीक है ना। ग्लूट भी आपके 13 प्रकार का होते हैं, जैसे ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3, ग्लूट 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, ठीक है ना। तो इस प्रकार से होते हैं। ग्लूट 1 जो होता है आपका RBC में पाया जाता है, ठीक है ना। RBC के ऊपर आपका क्या पाया जाता है? ग्लूट 1 पाया जाता है। ग्लूट 2 आपका कहाँ पर पाया जाता है? तो ग्लूट 2 आपका पाया जाता है एपिथेलियल सेल पर, ठीक है ना। ग्लूट 2 आपका लीवर एंड पैनक्रियाटिक बीटा सेल पर पाया जाता है, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लूट 2 आपका लीवर एंड आपका पैनक्रियाटिक बीटा सेल पे पाया जाता है। ग्लूट 3 आपका कहाँ पर पाया जाता है? तो ब्रेन में, आपका ब्रेन की जितनी भी सेल होती हैं जिन्हें हम न्यूरॉन सेल के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पर ग्लूट 3 पाया जाता है। ग्लूट 4 आपका मसल्स में पाया जाता है, ठीक है ना। कहाँ पर पाया जाता है? आपका स्केलेटन एंड कार्डियक मसल्स में पाया
जाता है, ठीक है ना। और ग्लूट का काम यहाँ पर ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3, ग्लूट 4 यहाँ पर ये क्या काम करता है, ये ग्लूकोज को, याद रख लेना, ये ग्लूकोज को ट्रांसफ़र करता है। ये किसको ट्रांसफ़र करता है, ग्लूकोज को ट्रांसफ़र करता है। जबकि एक आपका ग्लूट 5 होता है, एक कौन सा होता है, एक आपका ग्लूट 5 होता है। और ये ग्लूट 5 क्या करता है, ये फ्रक्टोज को ट्रांसफ़र करता है। ये किसको ट्रांसफ़र करता है, ये आपका फ्रक्टोज को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है ना। ये किसको ट्रांसफ़र करेगा, ये आपका फ्रक्टोज को ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है ना। तो एक पैसिव तो एक कैरियर पैसिव तो आगे हो गया आपका ग्लूट। दूसरा आता है आपका बाइकार्बोनेट वाला, ठीक है ना, बाइकार्बोनेट वाला। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपका बाइकार्बोनेट सिस्टम हो चलता है। इसको हम क्लोराइड बाइकार्बोनेट भी बोल देते हैं, क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंज प्रोटीन, ठीक है ना। ये आपकी जो होती है ये कैरियर के थ्रू होती है। यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका क्लोराइड होता है वो अंदर की साइड में जाता है, जबकि आपका जो बाइकार्बोनेट बना है वो आपका बाहर की साइड में जाता है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू सेल, याद रख लेना, जब हमारे आपको पता होगा कि हम CO2 छोड़ते हैं, ठीक है ना, CO2 छोड़ते हैं, तो जो हमारा लंग सेल होता है वहाँ पर हमारे CO2 आ जाती है। और जब लंग्स में हमारा वाटर चला जाता है तो एक एंजाइम्स होता है जिसका नाम कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है। वहाँ पर क्या होता है, हमारा बाइकार्बोनेट बनना स्टार्ट हो जाता है और ये सेल से बाहर जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर फिर ये बाहर जब जाएगा, जब यहाँ पर अंदर की साइड में आपका कैल्शियम आएगा, ठीक है ना। तो इतनी बात याद रख लेना, बस ज़्यादा इसमें से कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। मैं आपको बहुत डीपली पढ़ा रहा हूँ तो इतना आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको ये ग्लूट 13 टाइप के दिख रहे होंगे। अलग अलग ग्लूट आपका अलग अलग जगह पाया जाता है, ठीक है ना, अलग अलग जगह पाया जाता है। जैसे कि आपका ग्लूट 1 जो होता है, ग्लूट 1 आपका एरिथ्रोसाइट्स में पाया जा रहा है, ठीक है ना, यानी कि RBC के ऊपर पाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद ग्लूट 2 है वो आपका लीवर में पाया जाएगा और पैनक्रियाटिक सेल में पाया जाएगा, ठीक है ना। पैनक्रियाटिक में बीटा पैनक्रियाटिक सेल में पाया जाएगा, ठीक है ना। ग्लूट 3 आपका मैंने कहाँ पर बताया था, तो ग्लूट 3 मैंने आपको बताया था ब्रेन के अंदर, ठीक है ना। ग्लूट 3 आपका ब्रेन के अंदर पाया जाएगा। ग्लूट 4 आपका मसल के अंदर पाया जाएगा। ग्लूट 5 आपका जो भी इंटेस्टाइन होती है, याद रख लेना, इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है ग्लूट 5, ठीक है ना। और ग्लूट 13 याद रख लेना, ग्लूट 13 भी आपका ब्रेन के अंदर पाया जा रहा है। सभी को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं तो देखो अब यहाँ पर काइनेटिक ऑफ सिंपल डिफ्यूजन एंड कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन, ये डायग्राम मैंने इसलिए रखा है कि यहाँ पर आप ये जो इसका स्ट्रक्चर है वो याद कर सको। अगर देखो यहाँ पर सीधा जा रहा है, ये वाली लाइन सीधी जा रही है, तब इसको बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन, यानी कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता रहेगा। बट अगर यहाँ पर फैसिलिटेटेड आ जाए, ये आपका कैसा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, यानी कि एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर ये जो है मतलब यहाँ पर जो है जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कितनी बढ़ जाए, डिफ्यूजन आपका एक प्रकार से रुक जाता है, ठीक है ना, डिफ्यूजन रुक जाता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आते हैं आइनोफोर। आइनोफोर क्या होता है वो समझो। देखो भाई कुछ ऐसा होता है कि सेल के बाहर जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोडियम ज़्यादा मात्रा में, ठीक है ना, सोडियम ज़्यादा मात्रा में है, आपका मैग्नीशियम ज़्यादा मात्रा में है, तो जब इनको अंदर लेना पड़ता है, जब इनको सेल के अंदर लाना पड़ता है तो क्या होता है, जैसे कि हमें सोडियम को सेल के अंदर भेजना है, ठीक है ना, सोडियम को सेल के अंदर भेजना है, तो इसके ऊपर हम हाइड्रोफोबिक की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोफोबिक की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है ना। और उस हाइड्रोफोबिक की कोटिंग को ही हम आइनोफोर बोलते हैं। उस हाइड्रोफोबिक की कोटिंग को ही क्या करते हैं, आइनोफोर बोलते हैं, जिसके कारण अब सेल के अंदर ये सोडियम अकेला जा सकता है, ठीक है ना, ये अब सोडियम अंदर जा सकता है, ठीक है ना, और इसके लिए कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आइनोफोर हमारा क्या होता है, आयनों का, जैसे कि यहाँ पर इसको अगर हम नाम तोड़कर देखें तो आयनों का मतलब होता है हमारा आयन, एंड आपका जो है फोर का मतलब होता है कैरी करना, ठीक है ना, फोर्स का मतलब यहाँ पर
कैरी करना, यानी कि आयन को कैरी करने वाला कहलाता है आपका आयनोफोर्स। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। तो अब इसके कुछ जनरलाइज्ड फीचर्स है वो देख लेना। यहाँ पर ये दो प्रकार से काम कर सकता है, एक तो मोबाइल कैरियर आयनोफोर्स की तरह काम कर सकता है एंड दूसरा आपका चैनल फॉर्मिंग आयनोफोर की तरह काम कर सकता है। याद रख लेना, वैलिनोमाइसिन नाम का जो आयनोफोर होता है, वैलिनोमाइसिन आयनोफोर, ये किसको कैरी करता है, ये आपका पोटेशियम को कैरी करता है। ठीक है ना, तो इसको याद करने के लिए विक्रांत कुमार याद रख लेना, विक्रांत कुमार, यानी कि विक्रांत जो है वो किसको कैरी करेगा, पोटेशियम को करेगा। यानी कि ये क्या काम करने वाला है कि पोटेशियम आयन पे एक हाइड्रोफोबिक की परत बना देगा, और परत बनने के बाद अब इसका नेचर कैसा हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक नेचर हो जाएगा, और ये सेल के अंदर आसानी से जा सकते हैं। ठीक है ना, सेल के अंदर क्या होगा, आसानी से ये जा सकते हैं। ठीक है ना, तो इसी प्रकार के इसकी सेम मैकेनिज्म है। देखो मैं यहाँ पर क्यों छोड़ रहा हूँ, ये मतलब मैं यहाँ पर क्यों नहीं पढ़ रहा, क्योंकि मैं आपको मुँह ज़बानी बता रहा हूँ। ठीक है ना, आपका कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ, जो मैं बता रहा हूँ वही आपका एक्स्ट्रा है। इसके बाद ग्रामासिडीन ए आयनोफोर्स आ जाता है, ठीक है ना। ये क्या काम करता है, ये आपका कैरी किसको करेगा तो ये आपका ग्रामासिडीन ए जो होता है, दिस इज ए लीनियर 15 अमाइनो एसिड पेप्टाइड विद द अल्टरनेटिंग डी एंड एल अमाइनो एसिड, द स्ट्रक्चर डबल हेलिकल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड इज एंड टू एंड डाइमर इन वाटर। ठीक है ना, इसके बाद बीटा हेलिक्स, आपका जो ये ग्रामासिडीन होता है ना, जो ग्रामासिडीन होता है ये सोडियम को कैरी करता है। ठीक है ना, किसको कैरी करेगा, ये आपका सोडियम को कैरी करने वाला है। ठीक है ना, ग्रामासिडीन आपका सोडियम को कैरी करेगा, यानी कि वही आपका क्या करने वाला है कि सोडियम के ऊपर ये परत बना लेगा, कैसी, एक हाइड्रोफोबिक परत बना लेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर GNA याद रख लेना। ठीक है ना, GNA या फिर गना याद रख लेना। ठीक है ना, गना याद रख लेना। इसके बाद आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं आयनोमाइसिन। आयनोमाइसिन में आपको कैल्शियम को कैरी किया जाता है। आयनोमाइसिन में किसको कैरी किया जाता है, आयनोमाइसिन में आपका कैल्शियम को कैरी किया जाता है। ठीक है ना, तो ये नाम है, नाम पूछे जाते हैं कि बताइए आपसे अगर आयन कौन सा आयनोफोर किस आपके आयन को कैरी करता है, तो आयनोमाइसिन आपको किसको कैरी करेगा, कैल्शियम को करेगा। जबकि इससे पीछे हमने क्या पढ़ा, वैलिनोमाइसिन किसको करेगा, पोटेशियम को। ग्रामासिडीन किसको करेगा, आपका सोडियम को। आपके मोनेंसिन होते हैं, मोनेंसिन किसको करते हैं, सोडियम एंड हाइड्रोजन आयन को। ठीक है ना, सोडियम एंड हाइड्रोजन आयन को मोनेंसिन होते हैं वे कैरी करते हैं। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद सीडोफोर्स आपके बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है ना, सीडोफोर्स बैक्टीरिया में पाए जाते हैं जो कि आयरन को कैरी करते हैं। ठीक है ना, किसको कैरी करते हैं, आयरन को कैरी करेंगे, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ पहुंचाएंगे। इनको बोलते हैं सीडोफोर्स। ये एक प्रकार के आयनोफोर्स होते हैं। इसके बाद नाइजेरिसिन्स आ जाते हैं। नाइजेरिसिन्स में आपके हाइड्रोजन एंड पोटेशियम जो होंगे वो एक्रोस होंगे, यानी कि वो क्रॉस होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ठीक है ना, इंपोर्टेंस क्या होता है कि ऑस्मोटिक वैलेंस को बना के रखता है, न्यूरोट्रांसमीटर, सेल सिग्नलिंग वगैरह में ये काम करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट खत्म हो चुका है। अब हम चलेंगे इससे नेक्स्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, तो तैयार रहना। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।